हेलो दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अभी हमने जो पहले एक चैप्टर ख़त्म किया था मोशन का, फिजिक्स में मोशन यानी गति। तो गति का आज हम पूरा जितना भी गति चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी तरीके से पूछे जाते हैं, सभी का एक मास्टर वीडियो लेकर आए हैं। उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाएंगे, न्यूमेरिकल भी और वैसे भी, तो थ्योरेटिकल भी। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा देंगे। इससे क्या है कि आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। और जितने भी हम प्रश्न करवा दे हैं, लगभग भाषा अलग हो सकती है लेकिन तरीके ही रहेंगे। यही प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। गति चैप्टर से आप लोगों को पता ही है कि गति चैप्टर से जो है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, रेलवे में तो खास तौर पे जो अभी एलपी या ग्रुप डी, एनटीपीसी जो होने वाला है, इस सब में जो पीछे पूछे गए थे और जो आगे एग्जाम होंगे उसमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए बिना समय शुरू करें, हम आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको फ़ायदा क्या है, जैसे अगर आप पहले से चैनल अभी कोई सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन दबाया होगा तो क्या है कि उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आप लोग भी जो नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स आए, तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेकर जल्दी से जल्दी आते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पार्सेक इकाई है। पार्सेक जो है एक प्रकार से पूछ रहा है किसकी इकाई है, दूरी की है, समय की है, बल की है या विद्युत की है। तो इसमें देखिए पार्सेक सही उत्तर तो इसका हो जाएगा दूरी। पार्सेक क्या है, दूरी की इकाई है। लेकिन अगर यहीं पर हम पार्सेक की बात करें तो एक पार्सेक बराबर होता क्या है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। और अगर इसको मीटर में आप कन्वर्ट करते हो तो मीटर में हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये क्या हो गया, एक पार्सेक बराबर हो गया। अब पार्सेक जो है दोस्तों, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। क्या है, सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक बात आई है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर 12 रहेगा और यहीं पर 10 अगर 15 कर देते हैं तो ये मीटर हो जाएगा। मतलब 9.46 इंटू 10 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 मीटर, ये हो जाएगा। ये प्रकाश वर्ष की इकाई हो गई। और इसके अतिरिक्त प्रकाश वर्ष इसकी दूरी की एक इकाई और होती है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी जो होती है, खगोलीय दूरी, ये तीनों पूछी जाती हैं इसीलिए आपको हम बता दे रहे हैं। और खगोलीय दूरी की अगर हम बात करें तो खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये तीनों हो गया, ये हो गई किसकी, खगोलीय इकाई है। एक खगोलीय इकाई बराबर, खगोलीय इकाई का मतलब होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। मतलब एक वर्ष में अगर प्रकाश की चाल से कोई व्यक्ति जितना एक वर्ष में दूरी तय करेगा वही क्या होती है, प्रकाश वर्ष होती है। और पार्सेक आपको हम बता ही दिए, पार्सेक क्या है, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर समय की, तो देखिए यहाँ पर समय के भी कुछ मात्रक इम्पॉर्टेंट है। वैसे समय का हमारे लिए ज़्यादा, वैसे तो हमें पता है सेकंड हो गया, घंटा हो गया, मिनट हो गया। सेकंड तो हो गई एसआई सिस्टम में इसका समय का मात्रक, और दूरी में एसआई सिस्टम में दूरी का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। और यहीं पर अगर समय की बात करें, 4-5 टॉपिक हैं आपको इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम बता दे रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। तो समय का सबसे बड़ा मात्रक, तो सबसे बड़ा मात्रक समय का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्मिक वर्ष। क्या होता है, कॉस्मिक वर्ष। समय का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, कॉस्मिक वर्ष। और अगर एक कॉस्मिक वर्ष बराबर हम बात करते हैं तो ये होता है 25 करोड़ वर्ष।
1 कॉस्मिक वर्ष बराबर 25 करोड़ वर्ष। और अगर सबसे छोटा की बात करें, सबसे छोटा समय का सबसे छोटा मात्रक की बात करें तो ये होता है आपका क्या, सेक। सेक होता है, सेकंड अलग होता है, सेक अलग। तो सेक, 1 सेक बराबर क्या होता है, तो 1 सेक बराबर होता है आपका 10 के पावर -8 सेकेंड। 10 की पावर इधर जगह नहीं है, नहीं हम लिख देते, अभी आप लोग देख लीजिएगा, 10 के पावर -8 सेकेंड। मतलब समय का सबसे बड़ा मात्रक हो जाता है आपका कॉस्मिक वर्ष। और 1 कॉस्मिक वर्ष बराबर हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। और समय का सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक। सेक बराबर क्या होता है, 10 की पावर -8 सेकेंड। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर बल का। बल का तो आप लोगों को पता ही होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन हो गया। और विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है, अगर विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर हो गया। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल प्रश्न है। एक व्यक्ति विरामावस्था से चलकर 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से अपनी गति कम करता है कि अगले 5 सेकंड में वेग 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर पहले व्यक्ति किसी वेग से चल रहा है विरामावस्था से, तो दोनों स्थितियों में व्यक्ति का त्वरण, यानी 2 कंडीशन बता दिया है। एक प्रथम, देखिए दोनों स्थिति हम ऐसे लिख लेते हैं। एक प्रथम स्थिति, पहले हम प्रथम स्थिति की बात समझ लेते हैं कि प्रथम स्थिति में वो बोल रहा है विरामावस्था से चलकर, तो विरामावस्था। अब यहाँ पर त्वरण पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर v माइनस यू बाई टी। ये इधर हमने लिख दिया है, पढ़ा रहने दो। इसके बाद अब देखिए हमें चाहिए क्या, त्वरण निकालना है, तो v चाहिए, u चाहिए और t चाहिए। अब देखिए दोनों स्थितियों, तो पहली स्थिति में हम चलते हैं। तो पहली स्थिति में बोल रहा है एक व्यक्ति विरामावस्था, यानी विरामावस्था है तो यानी प्रारंभिक वेग उसका क्या हो गया, 0 हो गया। विरामावस्था में हमेशा 0 ही रहे। विरामावस्था से चलकर 30 सेकंड में, तो टाइम हमारा क्या हो गया, 30 सेकंड हो गया। और 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है, यानी वेग प्राप्त कर रहा है, तो अंतिम वेग हो गया हमारा क्या, 6 मीटर पर सेकंड। अब हमारा देखिए सब कुछ मिल गया, तो हम रख देते हैं। तो v माइनस यू, तो v का मान क्या हो गया 6 माइनस u का मान क्या हो गया 0, और t कितना हो गया 30 सेकंड। तो ये हमारा 30 हो गया बटे 30, यहाँ जगह नहीं है, दिख नहीं रहा है 30, तो 6, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 है तो 6 हो गया बटे 30, यानी कट गया तो क्या आ गया 1/5। और अगर इसे 1/5 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट में लगाएंगे, तो क्या आएगा 0.2 आ जाएगा। तो देखिए 0.2 केवल इसी में है, सी नंबर में 0.2 है, तो दूसरा हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं होगी। दूसरी स्थिति का हमें निकालने की ज़रूरत नहीं हो जाएगी, हमारा उत्तर हो जाएगा सी। लेकिन हम यहाँ सीख रहे हैं तो इसलिए हम दोनों का निकाल लेते हैं। अब देखिए ये हो गया सी आंसर इसका। और दूसरी स्थिति में हम देखते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, हमें चाहिए u। तो u क्या था कि वह इस प्रकार से अपनी गति को कम करता है, यानी अब 6 मीटर पर सेकंड का वेग है उसका और उसको कम करता है, तो u हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और v 5 सेकंड में कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया v हो गया 4, और t हो गया कितना, यहाँ 5 सेकंड में कर रहा है तो 5 हो गया। फिर वही रख देंगे v माइनस यू, यानी 4 माइनस 6 बटे क्या हो गया 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए 4 छोटा हो गया और 6 बड़ा, तो माइनस में आ जाएगा -2/5, और इसको हम जब काटेंगे तो हो जाएगा माइनस का 0.4, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.4। यहाँ पर ऑप्शन ऐसा सेट नहीं है, तो एक हो गया ये पहली स्थिति का, ये हो गया, और दूसरी स्थिति का हो जाएगा ये वाला डी वाला, तो ये हमारा दोनों सही हो जाएगा। मतलब ये हो गया पहली स्थिति का उत्तर, ये हो गया दूसरी स्थिति का उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पदार्थ के वेग एवं संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। अब देखिए पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से हमें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर दिया है पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात। अनुपात का मतलब क्या हुआ, यानी संवेग अनुपात वेग। अब इससे कौन सी भौतिक राशि हमें मिलेगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, संवेग को डिनोट हम किससे करते हैं, तो संवेग को हम डिनोट करते हैं P से, और वेग को हम डिनोट करते हैं V से। अच्छा, संवेग इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P/V,
अनुपात है तो ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। तो P का मान क्या होता है, P बराबर क्या होता है mv, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, m और v हो गया। और देखिए बट्टे में v है तो v से v कट गया आपका, तो उत्तर क्या आ गया, m आ गया। तो यानी m मतलब बोले तो द्रव्यमान, m का मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, संवेग और वेग के अनुपात से क्या मिलता है, हमें द्रव्यमान मिलता है। हमारा बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 4 नंबर प्रश्न, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होंगे, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होंगे, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, या कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। अब न्यूटन के जो गति का तीसरा नियम है इसको हम देखते हैं। तो न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम रहता है ये बोलता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या करती है, जैसे दो वस्तु हैं, एक वस्तु ये है तो एक वस्तु अगर ये इस पर अपना बल लगाएगी तो ये वाला वस्तु भी इस पर अपना बल लगाएगी। यानी ये क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है हमेशा। क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल। न्यूटन के जो तीसरा नियम है यहाँ पर दिया भी है, क्रिया प्रतिक्रिया बल। यानी अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाएगा तो दूसरा वस्तु पहले पे लगाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दिया हमेशा एक वस्तु पर लगे होंगे, तो एक वस्तु, यहाँ तो दो वस्तु है तो एक वस्तु तो कोई बात ही नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं, लगे होंगे। और भिन्न भिन्न का मतलब चार पे नहीं होगा, अभी एक यहाँ पर है तो ये वाला इस पर अगर लगाएगा बल तो अलग से लगाएगा ना, ये सब एक साथ नहीं जुड़े हैं ऐसे कि ये इस पर भी लगा रहा है इस पर भी लगा रहा है, ऐसा तो है नहीं। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा जो है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, यानी हमेशा जो है हमेशा अलग अलग वस्तु होगा। ये नहीं है कि ये जो है कि एक पे लगे होंगे, मतलब दोनों अलग अलग वस्तु ही होंगे। और ये बोल रहा है कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करते हैं प्रथम नियम, न्यूटन का जो 3 नियम था उसमें प्रथम नियम की अगर हम बात करें तो प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, इसी को प्रथम नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, जड़त्व का नियम। और प्रथम नियम से ही हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है उससे बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा। और जो दूसरा नियम है, न्यूटन का जो दूसरा नियम है उससे हमें बल का सूत्र मिलता है। क्या मिलता है, बल का सूत्र। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बल की परिभाषा की बात करें कि बल की परिभाषा कहाँ से मिलती है, तो प्रथम नियम से, यानी गति के पहले नियम से, और गति के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है। इसके अतिरिक्त जो गति का दूसरा नियम है, गति के दूसरे नियम से संवेग का नियम भी पता चलता है। किसका, संवेग का नियम। संवेग का नियम हमें कहाँ से मिलता है, तो दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप लोग लाइक कर लेते हैं एक बार वीडियो को तो क्या होता है कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा है कि ये वीडियो आपके पास हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाएंगे, दोबारा आपको सर्च मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, किसने कहा था कि कोई पिंड बिना किसी बाह्य बल के अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगा। अब देखिए मतलब एक प्रकार से यहाँ किसी बाह्य बल के अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगा, मतलब कोई पिंड है अगर बाहर से उस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा, जैसे मान लीजिए आप कोई कहीं पर कोई कुर्सी रख दिए हैं, ऐसे एक कुर्सी रखी हुई है। अब ये कुर्सी रखी हुई है तो इस पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हो या वैसे खाली रखी होगी, जब तक इसको आप धक्का नहीं दोगे ये इस जगह से हिलने वाली नहीं है। तो वही बातें बोल रहा है कि बिना किसी पिंड के कोई पिंड बिना किसी बाह्य बल के अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगा। ये बात किसने कहा था, तो ये बात कही थी न्यूटन ने। अब न्यूटन ने कहा था, न्यूटन ने क्या कहा था उसको हम देखते हैं। न्यूटन जो थे ये क्या थे कि 1686-87 में, 86-87 में न्यूटन ने 1686-87 में एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया बहुत ध्यान से देखिएगा, न्यूटन ने 1686-87 में अपनी पुस्तक लिखी प्रिंसिपिया, और इसी प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम दिए, गति के 3 नियम दिए थे, गति के 3 नियम। प्रिंसिपिया पुस्तक में गति के 3 नियम दिए। तो उसमें जो प्रथम नियम था, अभी आपको हम पीछे वाले क्वेश्चन पे भी बताए हैं, प्रथम नियम क्या है
इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। अब जड़त्व का मतलब क्या है? जड़त्व शब्द अगर की बात करें जड़त्व शब्द की, तो जड़त्व शब्द दिया था किसने? ये दिया था गैलीलियो ने। गैलीलियो जड़त्व शब्द तो दिया था गैलीलियो ने, लेकिन अगर जड़त्व की और जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने बता दिया, लेकिन उसके बाद अगर जो प्रथम नियम दिया था गति का, ये न्यूटन ने दिया था। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों नियम। तो पहला नियम जो है वो भी जड़त्व को ही परिभाषित करता है। अब जड़त्व है क्या? तो जड़त्व का मतलब हुआ कि कोई पिंड, अगर कोई पिंड यहाँ पे है तो इस पर कोई परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक इस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाएगा। जैसे आप बैठे हो कहीं पर, तो आप अपने अंदर से या कोई आप पर बल नहीं लगाएगा तो उसी जगह पर स्थिर रहोगे। जैसे चलती हुई बस में कोई व्यक्ति बैठा है और बस अचानक ब्रेक ले लेती है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो जड़त्व में रहना चाहता था, और अभी जब उस पर ब्रेक लगी तो ब्रेक लगना क्या हुआ? बाह्य बल लगा। तो बाह्य बल लगा तो व्यक्ति क्या हुआ? आगे की तरफ झुक गया। यही हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, व्यास बोले तो डी बोलते हैं, और डी को अगर यही डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। तो यानी r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर क्या हो जाएगा आपका? 400 मीटर हो जाएगा, वो 100 मीटर हो जाएगा, सॉरी 100 मीटर, 100 मीटर, r बराबर 100 मीटर। और इसके बाद हम बात करते हैं, एक चक्कर 240 सेकंड में लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दूरी भी पूछ रखा है और विस्थापन भी पूछ रखा है। तो यहाँ पर व्यास, यानी व्यास बराबर क्या होता है? हमने आपको बताया डी, और डी बराबर क्या होता है? 2r, और 2r बराबर मतलब व्यास का मान दिया है 200 मीटर। तो अगर हम r का मान निकालेंगे 200, 2 से कट गया 100 आ गया, यानी r बराबर क्या आ गया? r बराबर 100 मीटर हो गया। और एक चक्कर कितने देर में लगा रहा है? तो 40 सेकंड में। तो t बराबर हमारा क्या आ गया? 40 सेकंड, यानी एक चक्कर का। लेकिन वो क्या कर रहा है? टोटल टाइम कितना ले रहा है? टोटल टाइम कितना देर तक चल रहा है? तो ये हो जाएगा टोटल टाइम टी। हाँ, ये हो गया कितना? 60 दूनी 120, यानी 180 सेकंड। अब देखिए, अब इसके बाद बोल क्या रहा है कि वह कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए एक चक्कर में, बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक चक्कर, ये कोई वृत्त है, अब यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू करेगा तो एक चक्कर जब पूरा घूम के आएगा तो ऐसे ही घूम के यहाँ पर आएगा, तो एक चक्कर हुआ। तो वृत्त का एक चक्कर का हमें दूरी निकालना है तो क्या होगी? ये होगा उसकी परिधि होगी, परिधि, और परिधि बराबर क्या होता है? 2πr, तो 2πr हो गया। अब इसके बाद हम इसको ऐसे कर लेते हैं 2πr, तो 2πr अभी हमने पाई का मान क्या निकाला? तो एक चक्कर में उसकी दूरी कितनी है? तो 2 गुणे पाई का मान क्या हो गया? 22/7, और r अभी हमने निकाला था 100 मीटर, तो ये आ गया कितना? 22 दूनी 4400/7 आ गया। कितना आ गया? 4400/7। अब ये कितना हुआ? ये तो एक चक्कर में, लेकिन वो कितने सेकंड तक लगातार चल रहा है? तो ये तो 40 सेकंड का बात हुआ, 40 सेकंड में इतना। तो अगर हम एक सेकंड में वो कितना दूरी चल रहा है ये निकाल लेते हैं। तो एक सेकंड में कितना लगाया? तो 4400/7, और इसको पूरे को भाग देंगे किससे? 40 से भाग देंगे अगर, तो 40 नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से कट गया, यानी 110/7, यानी एक सेकंड में 110/7 मीटर चल रहा है। तो अब यहाँ पर टोटल टाइम कितना है? तो टोटल टाइम है 60 दूनी 120, यानी 140। तो 140 सेकंड में कितना चलेगा? तो ये कट गया, 7 दूनी 14, 20 आ गया, तो 11 दूनी 22, लगभग 2200 मीटर, यानी कितना चल जाएगा? 2200 मीटर। यानी उसकी दूरी कितना वो तय करेगा? तो दूरी तय करेगा 2200 मीटर। अब देखिए 2200 यहाँ भी ऑप्शन में है, यहाँ भी है, हाँ, ये तीनों हमारे हो सकते हैं, ये तीनों हमारे 2200 मीटर वाले ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अब दूसरे कंडीशन पे हम चलते हैं, जो दूसरी बात इसमें बोला है क्या? विस्थापन बोल रहा है। तो विस्थापन देखो भाई, विस्थापन 40 सेकंड में ये है पूरा वृत्त। अब यहाँ से कोई चलना शुरू किया तो एक चक्कर ये आया यहाँ से 40 सेकंड, तो 40 सेकंड तो ये निकल गया, 40 सेकंड में यहाँ पे आ गया तो विस्थापन तो जीरो हो गया ना, यहीं से चल रहा है, यहीं फिर आ गया विस्थापन जीरो। फिर उसके बाद और है टोटल कितना? तो 140 मिनट 140 सेकंड हमें चलना है, चला कितना है? 140। तो फिर उसके बाद फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर 40 सेकंड में, फिर तीसरा चक्कर लगाया तो 40 सेकंड, यानी ये 40 तो निकल गया, 120 सेकंड तो निकल गया, 2 मिनट निकल गया, और 2 मिनट में विस्थापन जीरो रहा।
अब ये 20 सेकंड जो चला होगा वही हमारा विस्थापन है। तो 20 सेकंड में अगर 40 सेकंड में चलता है कितना, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 20 सेकंड में आधा चक्कर लगाएगा। तो हम क्या निकाल लेते हैं, जो इसकी परिधि होगी उसका आधा विस्थापन होगा। तो परिधि क्या है इसकी, 2 × 22/7 × 100। अब ये पूरे को 2 से भाग दे देंगे, ये हो गया 2 से 2 कट गया हमारा, और तो ये 2200/7 हो गया। यानी 2200/7 किस में है, ये है, इसी में है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये 7 नंबर प्रश्न है। एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग के 3 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। बल की मात्रा ज्ञात करें। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें हमें निकालना क्या है, बल बोले तो एफ हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। और यहाँ पे दिया क्या है, m बराबर क्या दिया है, 5 kg दिया है। और अगर ये बात करें हम समय की, 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है, तो t हमारा क्या हो गया, 2 सेकंड हो गया। और ये 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो यानी u हमारा कितना था, 3 मीटर पर सेकंड था, और v हमारा कितना हो गया, ये हो गया 7 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, अब अगर हमें f निकालना है तो f बराबर क्या होता है हमारा, f बराबर ma/t। f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर होता है बल द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, t नहीं होगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो अब देखिए द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो हमें क्या निकालना है, f बराबर ma निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर f, तो यहाँ पर m का मान तो दिया है लेकिन a तो दिया नहीं है, और a हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m गुणे a बराबर क्या होता है, v-u/t। तो v-u/t, तो अब हम सब कुछ रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो m बराबर कितना है, 5 kg, गुणे v कितना है, v यानी अंतिम वेग, तो v है 7 और 7 है, और u है 3 मीटर 3, तो बटे t कितना हो गया, 2 सेकंड, तो ये हो गया है। तो देखिए 7 में से 3 गया, कितना 4 बचा, तो 4 पंचे 20, 20/2 यानी बराबर कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। उत्तर हमारा क्या हो गया, 10 न्यूटन, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। तो बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। अब ये देखिए, जैसे कोई बस है, अगर उस पर जो सामान रखते हैं उसको हम रस्सी से बांधते हैं, तो यही पूछ रहा है क्यों बांधा जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, नहीं बांधने पर सामान बस से नीचे उतर जाएगा। अब ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं बांधने पर कोई वो सजीव वस्तु है कि अपने आप उतर जाएगी। जैसे बल के कारण, बल की यहाँ कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बल के कारण, बल उस पर तो कोई बल लग नहीं रहा है, वो तो रखा है ऑलरेडी, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण ये सही है। क्यों, इसको हम आपको समझाते हैं। ये हो गई हमारी बस, मान लो अभी ये कोई बस हो, और ये बस हो गई। अब बस में क्या है, बस ये सीधे चल रही हो या खड़ी हो, अब इसके ऊपर अगर कोई सामान ऐसे रखा गया है, या कोई सामान रखा गया, अगर ये बंधा नहीं है, तो जैसे ये रखा है, तो जब बस चलने लगी, अब जब कहीं पर बस ब्रेक लेती है, तो क्या होता है कि जो इस पर रखा हुआ है सामान जो है, ये अपनी गति जड़, इसमें क्या आ जाता है, गति जड़त्व आ जाता है। अब गति जड़त्व को ये कायम रखना चाहती है, और जब बस तो रुक गई, लेकिन ये अपने गति जड़त्व के कारण ये सीधे आगे बढ़ जाएगी। आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, ये अपनी गति को जारी रखना चाहेगी, तो गति को जब जारी रखना चाहेगा तो ये सामान क्या होगा, बस के नीचे आ जाएगा। इसीलिए इसको बांधे रहते हैं कि बस के साथ में बना रहे, कि चाहे बस रुके या चले, तो इसमें कोई गति नहीं होगी, और इसका जो जड़त्व है वो स्थिर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का 9वां प्रश्न है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर कुछ देर लुढ़कने के बाद रुक जाती है, क्योंकि इसका ऑप्शन है, बल्लेबाज ने पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है, गेंद पर गति के दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। तो ऐसा कोई ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, गेंद पर
गति की विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है। तो गति के विपरीत दिशा में अगर कोई बल कार्य कर रहा है तभी तो वो रुक रही है। अगर कोई चीज़ ऐसे चली जा रही है, गेंद ही है, ये सीधे अगर इधर जा रही है तो ये तो जाती रहेगी ऑलरेडी, लेकिन रुकती क्यों है? क्योंकि इसमें एक इसके अतिरिक्त इस तरफ तो जो बल लग रहा है जाने के लिए वो तो ये है, रुकने के लिए भी इस पर एक बल लग रहा है, उसी बल के कारण गेंद रुक जाती है। और ये बल कौन सा है? ये है गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो कोई भी वस्तु हो सब पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गेंद क्या होती है? रुक जाती है। और 4 प्रकार के बल होते हैं जो अभी प्रमुख बल होते हैं, वो 4 प्रकार के बल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक हो जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा हो जाएगा आपका अंतराण्विक बल, इसके बाद एक आता है आपका विद्युत चुंबकीय बल, ये 3 हो गए। इसके बाद एक बचता है आपका कौन सा? नाभिकीय बल। यानी ये 4 बल जो हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, अंतराण्विक बल, विद्युत चुंबकीय बल और नाभिकीय बल, इन चारों बलों का अनुपात कभी कभी पूछ लेता है। तो इनका अनुपात हम आपको बता दे रहे हैं। इनका अनुपात होता है 1:10⁻25 10⁻36 10⁻38। यहाँ पे लिख दे रहे हैं थोड़ा साफ से, 1:10⁻25 10⁻36 10⁻38। तो ये किसका अनुपात हो जाता है? ये हो गया आपका कौन सा? ये हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद ये हो जाएगा आपका अंतराण्विक बल, और ये 10⁻36 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय बल, और ये हो जाएगा नाभिकीय बल। और तो इसका अनुपात हो गया 1:10⁻25 10⁻36 10⁻38। तो ये हो जाएगा हमारा। और इसके बाद दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये हो गया 10 नंबर प्रश्न है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, संवेग क्या होगा? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को सूत्र भी याद होगा, अगर नहीं याद है फिर भी क्या होता है संवेग को p से डिनोट करते हैं, p बराबर mv, m से बोले तो क्या हो गया? द्रव्यमान, और v से क्या हो गया? वेग। अब जो बोल रहा है वही कर देते हैं। यहाँ पे तो दे भी रखा है, द्रव्यमान क्या है? m है, तो m, और वेग v है तो v, तो p बराबर mv किस में है? d में है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं संवेग की, तो संवेग कैसी राशि है? संवेग सदिश राशि है। संवेग, आवेग, बल या वेग, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। और इसका SI मात्रक क्या होता है? संवेग का SI मात्रक की अगर बात करें तो kg मीटर पर सेकेंड, और संवेग की विमा होती है L1 m1 t-1। ये हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के संबंध में केपलर ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि केपलर जो ग्रहों का गति का नियम है ये दिया किसने था? तो यहाँ पे बता ही दिया है केपलर ने। ये डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य की परिक्रमा के ग्रहों का गति नियम किसने दिया था? तो दिया था किसने? केपलर ने दिया था। तो केपलर ने क्या किया था? केपलर ने 3 नियम दिया था। कितने नियम दिया था? केपलर ने 3 नियम दिया था। अब यहाँ पर पहला नियम उसका कक्षाओं का नियम है, कक्षाओं का ये भी सही है, क्षेत्रीय चाल का नियम ये भी सही है, और परिक्रमण चाल का नियम ये भी सही है। यानी यही तीनों नियम थे जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऑप्शन कौन सही होगा? डी नंबर हमारा सही उत्तर हो गया, यानी तीनों सही हैं। तो लेकिन अब इसमें बात करते हैं कि होता क्या है। तो पहला नियम जो है वो क्या होता है कि कोई ये हो गया, ये सूर्य हो गया, मान लो इसके चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ये ग्रह हो गए, ये ऐसे 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 चक्कर लगा रहे हैं अपना। तो ये क्या है? ये पहला नियम इसका बोलता है कि जो भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, यानी ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। ये पृथ्वी या जो भी उपग्रह हैं ये ऐसे ऐसे जाते हैं दीर्घ वृत्ताकार, सीधे वृत्ताकार में ऐसे नहीं लगा रहे हैं, ये दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात बोलता है वो
कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग जो रहता है वो नियत रहता है, यानी जो भी ग्रह है उसका एक निश्चित वेग रहेगा, उसके अतिरिक्त वो वेग अपना मतलब बदलते नहीं रहेंगे समय के साथ और समान समयांतराल में। और दूसरी बात ये बोलता है कि ये सूर्य हो गया और ये जो दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगा रहा है ये समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। ये जो जैसे पृथ्वी हो गई मान लो हमारी ग्रह, और ये समान समय में जैसे एक निश्चित क्षेत्रफल मान लो ये है 100 मीटर 100 मीटर स्क्वायर हो गया। तो अगर यहाँ पर इसने 10 सेकंड का समय दिया है तो ये आगे का जो 100 मीटर पर स्क्वायर है एरिया, उसके लिए भी वो 10 सेकंड ही लेगा। कहने का मतलब इसका ये है कि समान समय में कोई ग्रह समान क्षेत्रफल की दूरी को तय करता है। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। और तीसरा नियम बोलता है कि जो कि आवर्तकाल है, क्या बोलते हैं, आवर्तकाल जो है उसका वर्ग, आवर्तकाल का वर्ग उसकी दूरी के वर्ग के बराबर होगी। यानी जो इसको ऐसे समझते हैं, जो आवर्तकाल का वर्ग होगा यानी टी स्क्वायर, आवर्तकाल किससे डिनोट करते हैं, टी स्क्वायर समानुपाती क्या होगा, आर क्यूब। यानी जो समय लगेगा, जो उसको तय करने में, सूर्य के चारों ओर जो तय करने में समय लग रहा है ग्रह का, उसके वर्ग का समानुपाती होगा क्या, जो उसकी टोटल दूरी है उसके क्यूब का। तो इससे यहाँ सूत्र निकलता है क्या, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी पिंड का आरंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो और उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 5वें सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, अगर न्यूमेरिकल टाइप कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए हम सबसे पहले सीधे सीधे क्या करते हैं, इसमें दिया क्या क्या है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है यदि किसी पिंड का आरंभिक वेग बोले तो यू कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और उसका त्वरण बोले तो ए कितना है, त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद बोल रहा है कि 5वें सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा, यानी टी बराबर कितना दे दिया है, टी बराबर उसने दे दिया है आपको 5 सेकंड। तो बोल रहा है 5वें सेकंड। अब हमें यहाँ से चाहिए क्या, यहाँ से निकालने को क्या बोल रहा है, दूरी यानी डी या एस हम डिनोट करते हैं, दूरी यानी विस्थापन एक प्रकार से या दूरी। तो वो पूछ रहा है 5वें सेकंड। तो इस प्रश्न के लिए अगर हमें सूत्र की बात करें तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसके लिए होता है SN बराबर U प्लस A/2 इंटू 2n-1। SN बराबर U प्लस A/2। अब SN का मतलब क्या हो गया, SN मतलब होता है कि जिस भी सेकंड में बोल रहा है, S तो हो गया दूरी, और कितने सेकंड में, किस सेकंड में बात कर रहा है तो वही हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या 5वें सेकंड बोल रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं S5 बराबर U कितना दिया है, U 5 मीटर पर सेकंड दिया है, 5 हो गया। फिर प्लस ए यानी त्वरण कितना है, 2 है, तो 2/2 होगा तो क्या होगा, 2/2, ये त्वरण 2 हो गया, बटे में 2 है ये। और इसके बाद 2n-1, तो 2 और n क्या है, n अभी बताए थे 5वां सेकंड जो बोल रहा है, तो गुणे 5 -1। तो यहाँ देखिए ये तो खत्म हो गया। अभी यहाँ 5 प्लस क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो यहाँ 5 9 कितना हो जाएगा, 14, यानी टोटल 14 मीटर की वो दूरी तय करेगा 5वें सेकंड में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन बिना किसी समय व्यर्थ की सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और अगर आप लोग जो गति का हमने पुराना वीडियो दिया था उसको नहीं देखें तो उसको एक बार जाके देख लीजिए, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है आपका वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये पूरा प्रश्न, जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न, सदैव धनात्मक होता है, बोल रहा है सदैव धनात्मक यानी पॉजिटिव क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव क्या होता है। अब पॉजिटिव होना, अब यहाँ दिया है विस्थापन, दूरी, त्वरण, सभी। तो यहाँ पे वैसे पॉजिटिव होता है की बात करें तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। लेकिन अगर अभी बोल देता कि केवल ऐसा, इन तीनों में से ऐसा क्या है जो केवल धनात्मक होता है,
तो यहाँ पे दूरी आप हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए दूरी क्या है, दूरी एक बिंदु है यहाँ पे, और यहाँ से चाहे इधर जाए कहीं भी थोड़ा से भी अगर चलेगा तो दूरी बढ़ती रहेगी। क्या होगा, तो पॉजिटिव होती चली जाएगी, चाहे जैसे हो चले तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। लेकिन वहीं पे अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कोई बिंदु यहाँ पे है और यहाँ से वो बिंदु यहाँ पे आया, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब यहाँ से यहाँ आया, इसकी लंबाई कितनी, 5 मीटर, लेकिन ये पुनः यहाँ से यहाँ आ गया वापस। अब यहाँ पे ना रुक के वो यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे रुका होता, यहाँ पे रुक गया होता तो विस्थापन 0 हो जाता। अब यहाँ पे आ गया, ये सी है मान लो, और इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी है 3 मीटर, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि विस्थापन जो है वो धनात्मक भी हो जाता। अब अगर यहीं पर रुक गया होता तो विस्थापन 5 मीटर हो जाता। तो विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कौन, धनात्मक। और अगर यहीं पे दूरी, अभी चाहे दूरी यहाँ से यहाँ जाती तो 5 हो जाती, यहाँ आया तो 10 हो गया, इधर भी आ गया तो 13 हो जाता, यानी दूरी 13, यानी दूरी क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी। इसके बाद देखो, जब अब विस्थापन हो गया हमारा, दूरी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो उसके पहले हम वेग ही देख लेते हैं। अब वेग बटे समय क्या होता है, वेग बटे समय क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण बराबर वेग बटे समय। तो अब देखिए, और वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर की अगर बात करें तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो अब देखिए, अभी हमने क्या देखा था कि विस्थापन जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव मान लो 100 है, समय 2 है, तो 2 पंचे 10, क्या आया, पॉजिटिव ही आया, यानी वेग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर यहीं पर अभी 0 होता और इसको 2 से भाग देते तो क्या होता, 0 आता, तो क्या आ जाता है, 0। तो यानी वेग क्या है, 0 भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अभी -10 होता और इसको 2 से भाग देते तो -5 आता। तो इससे क्या पता चल गया कि वेग जो है ये भी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसी प्रकार से जब हम त्वरण भी देखेंगे तो आप लोग करके देख लीजिएगा, त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक, तो पास्कल दिया है ऑप्शन में, एम्पियर दिया है, डाइन दिया है, न्यूटन दिया है। तो बल का एसआई मात्रक होता क्या है, तो बल का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। अब यहीं पर अगर हम बात करें बल की, तो ये तो हो गई एसआई मात्रक। और वैसे सीजीएस पद्धति में अगर बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। अब इसके बाद हम अगर पास्कल की बात करते हैं तो पास्कल किसका, दाब का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है, पास्कल हो गया आपका दाब का मात्रक। और दाब का एक और मात्रक होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो जाता है, क्यों है। और इसके बाद एम्पियर की अगर बात करें तो एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर है विद्युत धारा का, विद्युत धारा, एम्पियर विद्युत धारा। और डाइन हमने आपको बता ही दिया, डाइन क्या है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। वॉशिंग मशीन किस बल पर आधारित है, यानी जो वॉशिंग मशीन काम करती है किस बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो यहाँ पर दिया है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और क्या दिया है, एक दिया है घर्षण बल। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन जो काम करती है ये किस पर काम करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब अपकेंद्रीय बल होता क्या है, अपकेंद्रीय बल का मतलब हुआ ये कोई एक वृत्त बना दो आप, वृत्त बन गया हमारा, और वृत्त के चारों तरफ जैसे कोई वस्तु घूम रही हो या कोई भी चीज हो, तो कोई पिंड हो, तो ये क्या, अपकेंद्रीय बल, जो ये पिंड जो है जो अंदर की तरफ बल लगाएगा वही क्या होता है, केंद्रीय बल। यानी कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु अंदर केंद्र की ओर जो बल लगाती है वो क्या कहलाती है, अपकेंद्रीय बल कहलाती है। और इसी के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करता है। वॉशिंग मशीन यहाँ पे दिया ही है। इसके अतिरिक्त यही इसी सिद्धांत पर क्या बनता है, जो दूध से क्रीम निकालने की मशीन आती है, दूध से क्रीम बनाने की मशीन, वो भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। और यहीं पर अगर हम अभिकेंद्रीय बल काम करें तो अभिकेंद्रीय बल क्या करता है, यहाँ एक केंद्र से बाहर की ओर बल लगाता है, केंद्र से बाहर की ओर बल लगाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें जैसे आप मौत के कुआं में कभी देखे होंगे
कि मोटरसाइकिल क्या करता है, इसी दीवार पे ऐसे चलता रहता है। तो मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है वो जो है कौन सा बल लगाता है, अभिकेंद्रीय बल, दीवारों पर अभिकेंद्रीय बल लगाता है। और जो दीवार है मौत के कुएं की, वो मोटरसाइकिल पे क्या करती है, अपकेंद्रीय बल लगाती है। इसके बाद यहाँ पे दिया है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा है, ये जो पृथ्वी अपने ओर आकर्षित करती है किसी वस्तु को, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बाद घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल जैसे जब हम जमीन पे चलते हैं तो जो वस्तु होती है, जैसे जो जमीन पे चलते समय, या कोई गाड़ी हो, कोई भी चीज हो जो चलता है, और क्या किस बल के कारण, घर्षण बल के कारण। घर्षण बल अगर शून्य हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे। जैसे घर्षण बल जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, उसमें घर्षण बल नहीं होता है, तो इसलिए हम नहीं चल पाते। रोड़ीदार जो मिट्टी सड़कें होती हैं उस पर घर्षण बल अधिक होता है। यही हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रक्षेप गति का पथ होता है, प्रक्षेप गति का, ये बोल रहा है प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है। तो प्रक्षेप गति का पथ हमने आपको बताया था। अगर पिछला वीडियो आप प्रक्षेप गति का जाके देखे होंगे, तो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, और देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पे बताने में। तो प्रक्षेप गति का जो पथ होता है परवलयाकार। कैसा होता है, परवलयाकार। अब प्रक्षेप गति वास्तव में होती क्या है उसको समझिए। देखिए, जैसे ये हो गया, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई पिंड है या बिंदु है, और यहाँ से उस पिंड को ऐसे फेंका गया तो ये आके यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे आकर रुक गई। तो ये पथ ऐसे ही आएगी, मतलब यहाँ से चलेगी तो ये ऐसे ही आएगी, ऐसे आके यहाँ पे रुकेगी। तो इसी पथ को क्या बोलते हैं, परवलयाकार पथ बोलते हैं। अब ये करता क्या है कि जो पिंड यहाँ से चलता है उसको हम थीटा कोण, एक निश्चित कोण पर फेंकते हैं, तो ये क्या करेगा, प्रक्षेप गति में क्या होता है कि एक निश्चित कोण पर फेंका गया कोई पिंड परवलयाकार गति करके अधिकतम, पहले तो ये अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर गया। यहाँ से जब परवलयाकार हम किसी चीज को फेंक रहे हैं तो यहाँ पे आके देखो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लिया। ये क्या कर लिया, अधिकतम ऊंचाई h प्राप्त कर लिया। और इसके बाद यहाँ से अब यहाँ तक आने में जो समय लगा ये क्या हो जाता है, आवर्तकाल हो जाता है। आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी t। और जो यहाँ से यहाँ देखिए, ये हो गया a और यहाँ पे हो गया b। तो a और b के बीच की दूरी जो होती है यही इसी को बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं, परास। इसको r से डिनोट करते हैं, परास को r से डिनोट करते हैं। आवर्तकाल को t से और ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल जो बनते हैं हमारे, वो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो इस यहाँ से 3 चीज पूछा जाता है। एक तो h पूछा जाता है, h यानी अधिकतम ऊंचाई उसकी क्या होगी, तो इसका सूत्र होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एक हो जाता है h बराबर, अगर अधिकतम ऊंचाई हमें निकालना रहेगा, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब u स्क्वायर क्या होता है, तो u का मतलब क्या हुआ, जो प्रारंभिक वेग, जिस वेग से वो फेंका गया है वो u हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, ये थीटा क्या है, तो थीटा जिस कोण पे वो फेंका गया है, हमने आपको अभी बताया था, क्या बताया था, ये यहाँ पे जो कोण बनता है ये यही है, थीटा का मान हो जाता है। तो और जी क्या हो जाता है, जी हो जाता है पृथ्वी का ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो जी क्या हो गया, त्वरण हो गया। और इसके बाद दूसरा पूछा जाता है आर। आर यानी बोले तो परास। परास बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये परास हो जाता है। और आवर्तकाल पूछता है टी बराबर 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई जी होता है। तो ये 3 सूत्र पूछे जाते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न है, किसी पत्थर को, एक सेकंड, किसी पत्थर को 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से सीधे ऊपर फेंका जाता है। पत्थर कितनी महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा, पत्थर कितनी महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, किसी पत्थर को प्रारंभिक वेग जो दिया रहे पहले उसको हम लिख लेते हैं। कभी भी न्यूमेरिकल आप बनाने चलो तो जो आपको दिया गया है उसको पहले, सबसे पहला काम करिए कि दिया क्या है उसको लिखते हैं। तो बोल रहा है किसी पत्थर को 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, u से। u बराबर क्या हो गया, 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। अब वह वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका गया, पत्थर कितनी ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगा। अब जब बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंचेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, अंतिम वेग होगा, और अंतिम वेग b कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जब ऊंचाई पे कोई पत्थर यहाँ से फेंका गया, यहाँ आया हो, तो यहाँ से अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे वेग उसका शून्य हुआ है तभी फिर नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पे अगर
इसके बाद त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर जी बराबर क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आप लोगों को पता ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पर हमको देखो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, तो यहाँ लगेगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। देखिए वी स्क्वायर हमें दिया है 0, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, बराबर यू स्क्वायर कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1600 हो जाएगा, 1600 प्लस 2GH, तो 2 गुणे 2 इंटू 9.8, एक मिनट, ये हो गया क्या 2 इंटू 9.8, यानी ये हो गया यू स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, तो वी स्क्वायर 0 हो गया बराबर यू स्क्वायर 1600 हो गया प्लस 2 गुणे 9.8। अब h निकालना ही है हमें, h यानी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, तो ये हो जाएगा, तो ये देखो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, 10 ले लेंगे तो क्या होगा हमारा सीधे सीधे आ जाएगा। अगर 9.8 पे नहीं बनता है तो अगर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमें काम करना रहता है, तो 10 लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 10 दूनी 20, तो 20H बराबर ये 1600 उधर जाएगा तो क्या होगा -1600, तो ये हो जाएगा कितना 0 से 0 कट गया और 2 80 आ गया। तो अब ऊंचाई है तो वो माइनस में तो रहेगी नहीं ऊंचाई, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया 80 मीटर। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर गहराई रहता है तो माइनस में आता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, रमेश 90 मीटर लंबे तालाब में तैर रहा है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाकर वापस आता है। इस दौरान कुल 180 मीटर की दूरी एक मिनट में तय करता है। रमेश की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। अब देखिए औसत चाल का हमने आपको सूत्र बताया था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ कुल दूरी देखिए, ये सब तो बात केवल घुमाने के लिए हमें दे दिया, यहाँ तक हमें कोई खास इसका काम नहीं। इस दौरान कुल दूरी उतना ही कर रहा है 180 मीटर, तो 180 और कुल समय ले रहा है 1 मिनट, यानी 1 मिनट। अब यहाँ पे यही ध्यान देना है कि मिनट में हमको नहीं लेना है। क्यों मिनट में नहीं लेना है कि मिनट में अगर हम लेंगे तो हमारा क्या होगा, हमको जो भी कैलकुलेशन करना रहता है एसआई यूनिट में करना रहता है। तो ये समय का एसआई यूनिट मात्रक क्या होता है सेकंड, तो इसको हम सेकंड में लेंगे, तो 60 हो गया, 0 0 कट गया, 6 3 18, यानी 3 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, चाल आ गई, उसकी औसत चाल क्या आ गई 3 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 3 मीटर पर सेकंड ऑप्शन किस में है, ए में है, तो हमारा तो यहीं से बन गया। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ सीख रहे हैं, तो सीखने में क्या है कोई हमारा नुकसान तो है नहीं। एक चीज़ हम निकालना, औसत चाल सीख गए तो औसत वेग भी देख लेते हैं, औसत वेग। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में हमारा आंसर मिला कि हम आगे बढ़े। अब औसत वेग देखिए, औसत वेग में बोल यहाँ से, अब इसका काम पड़ा हमें कि वो 90 मीटर लंबा तालाब है, तो 90 मीटर जब भैया यहाँ से ये है, यहाँ से यहाँ तक के 90 मीटर आया और फिर वापस आ गया 90 मीटर, विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन एस बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो जब विस्थापन 0 हो गया तो औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना है 0 और कुल समय कितना है 60 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। तो देखिए ये नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न चलते हैं। यदि किसी 5 kg वस्तु में 5 सेकंड के दौरान 20 मीटर का विस्थापन हासिल होता है तो वस्तु पर कितना बल लगेगा, तो वस्तु पर कितना बल लगेगा। अब देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया गया है। m बराबर क्या है 5 kg है। इसके बाद क्या दिया है 5 सेकंड, यानी t बराबर क्या दिया है 5 सेकंड, और ये क्या दिया है 20 मीटर क्या दिया है विस्थापन, s बराबर 20 मीटर। अब देखिए हमें निकालना क्या है बल, तो बल निकालना है तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी m इंटू ए। तो अब देखिए m तो हमें दिया है 5 kg, लेकिन ए तो दिया नहीं, यहाँ ए निकालना है अगर हमें, तो ए के लिए हमें क्या चाहिए, ए के लिए हमें चाहिए प्रारंभिक वेग। हमें क्या चाहिए प्रारंभिक वेग, तो यहाँ पे वेग तो दिया ही नहीं है, वेग चाहिए प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, अगर वेग नहीं दिया है तो u बराबर हम क्या करते हैं 0 मान लेते हैं, या v बराबर u बराबर जो भी बोले तो हम क्या मान लेंगे 0। अब देखिए जब 0 मान लिए हम तो त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटे समय, तो त्वरण बराबर क्या होगा a बराबर क्या होगा वेग बटे समय। तो वेग क्या हो गया 0 और समय क्या हो गया, समय हो गया कितना, समय हो गया आपका
20 से कितना दिया है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। इसको 1 मिनट इधर साफ करके बना देते हैं। u बराबर हमने 0 मान लिया, m बराबर दिया है कितना 5 kg, और t बराबर दिया है 5 सेकेंड, और s बराबर दिया है 20 मीटर। अब हमें यहाँ से त्वरण निकालना है, तो त्वरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर सूत्र होता है, गति का दूसरा नियम है। तो इससे हम क्या करेंगे, ये जो इस s हमें कितना दिया है, s दिया है 20 बराबर ut, तो u कितना है, u 0 है तो t भी चाहे जितना हो 0 हो जाएगा, और इधर हाफ a हमें निकालना ही है a, और t कितना है, t दिया है कितना, ये दिया है 5 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा जगह कम पड़ती है इसलिए 5 25, फिर भी आप लोग समझ जाएंगे 5 25। तो यहाँ कितना हो गया, हाफ a इंटू 25, तो 25 में क्या हो गया, ये बटे में आ जाएगा, तो ये इधर चला गया, त्रिया गुणा हो गया, तो a बराबर क्या हो गया 40 बटे 25, 40 बटे 25, तो 5 25, 5 अठे 40, यानी a बराबर क्या आ गया 8 बटे 5। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें f निकालना है, तो f बराबर क्या होता है, m होता है, तो m का मान कितना है 5, और a का मान कितना है 8 बटे 5, तो 5 से 5 कट गया, आंसर हमारा क्या हो गया 8 न्यूटन। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर 8 न्यूटन उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, 20 नंबर प्रश्न। ये हो गया, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा। अब देखिए विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछ रहा है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, विस्थापन बटे दूरी। हमने आपको पीछे भी अभी प्रश्न में बताया था कि विस्थापन क्या होगा, विस्थापन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और दूरी क्या होगी, दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव। अब देखिए यहीं पे कोई भी पॉजिटिव अंक हम मान लेते हैं, मान लो ये एक बात ये हो गई। और इसके बाद दूसरी बात क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन और दूरी या तो समान होगा, या तो समान होगा, और या तो क्या होगी, दूरी अधिक होगी, दूरी क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अभी विस्थापन 10 है और दूरी भी 10 है, तो क्या आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, 1 आ गया। और अगर अभी मान लो विस्थापन 10 है और दूरी कुछ भी इससे 10 से तो ज़्यादा होगी ही, तो हम मान लेते हैं 20 है, या कुछ भी मान लो आप, 10 के ऊपर मान लो, 10 से ज़्यादा हो सकती है, तो क्या हो गई, हाफ हो गई, काटने पे क्या आ गया, हाफ। यानी क्या, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, विस्थापन और दूरी का जो आंकिक मान होगा या तो 1 होगा या तो 1 से कम होगा। अब ये किस में है, तो यह डी नंबर में, या 1 के बराबर अथवा कम होगा। तो ये हमारा उत्तर क्या हो गया, डी नंबर हो गया। इसके बाद 21 नंबर चलते हैं, संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इसमें हमें संवेग की जो बदलाव की दर होती है, संवेग में जो परिवर्तन होता है वो किसके समानुपाती होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये होगा बी नंबर, बल के समानुपाती होता है। अब ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। जैसे संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर एम इंटू वी, क्या होता है, एम इंटू वी। तो अब ये अगर हम देखो यहाँ से ऐसे हम चेक करते हैं, यहाँ से अगर हम ऊपर में भी टी से गुणा कर दें, नीचे में भी टी से गुणा कर दें, तो कोई दिक्कत, बात तो ही है भाई, टी से टी कट जाएगा तो बात तो ही आएगी ना, तो हम ऊपर नीचे टी से गुणा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात, पी बराबर क्या हो जाएगा, एम हमारा रहा ऐसे, और इसके बाद क्या होता है, वी बाई टी, अगर याद हो, ये टी यहाँ से हम खत्म करके यहाँ पे अगर लगाते हैं, तो वी बाई टी क्या होता है, वेग बटे समय क्या होता है, त्वरण होता है। तो ये हो गया ए, और टी ही रह गया, तो क्या हो गया, पी बराबर एम ए टी हो गया, क्या हो गया, पी बराबर एम ए टी हो गया। अब इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, पी और टी इधर कर लिए, पी बाई टी इधर हो गया। अब बचा कहाँ है, क्या यहाँ पर, एम ए। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है आपका एम ए, क्या होता है, बल बराबर एफ बराबर एम ए, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ना एफ। तो यहाँ से हमें क्या निकल गया, पी में अगर समय के साथ परिवर्तन होगा तो क्या आएगा, हमें बल मिलेगा। कैसे मिला ये आप देख लिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को हम मापते हैं। अब देखिए
ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है ये, लेकिन अक्सर पूछ लिया जाता है। ये सब एक लाइन प्रश्न है, इसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को हम किस में मापते हैं? तो मापते हैं ओडोमीटर में। किस में मापते हैं? ओडोमीटर में। यहीं पर अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर में हम क्या मापते हैं? वाहनों की चाल मापते हैं, वाहनों की चाल। और जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर को चाल मापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी चाल मापी कहते हैं, क्योंकि चाल मापता है इसलिए चाल मापी कहते हैं। इसके बाद एनीमोमीटर जो होता है, एनीमोमीटर वायु की शक्ति मापता है। वायु की शक्ति मतलब कितनी शक्ति के साथ वो चल रही है। हाइग्रोमीटर अगर बात करें, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी है। वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसको हाइग्रोमीटर मापता है। इसके बाद अगर एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या मापता है? तो हाइड्रोमीटर घनत्व मापता है, घनत्व मापी होता है। और इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। जड़त्व समानुपाती होता है। जड़त्व किसके समानुपाती होता है? हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। जड़त्व का जब बल उसका गति का पहला नियम, गति का प्रथम नियम के बारे में जब बता रहे थे तो हम आपको इसके बारे में बताए थे। तो आज के प्रश्न में भी ये बात आई थी। तो ये जड़त्व जो होता है किसके? जड़त्व समानुपाती होता है द्रव्यमान के। अब इसका मतलब क्या होता है समानुपाती का मतलब कि जड़त्व अधिक होगा कब? जब द्रव्यमान अधिक होगा। अगर द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा। द्रव्यमान कम रहेगा तो जड़ मतलब एक 10 किलो का पिंड है कोई और एक 100 किलो का पिंड है, तो आप किसको आसानी से हटा सकते हैं? 10 किलो वाले को। तो इसमें जड़त्व कम था, इसमें जड़त्व ज़्यादा है, यही बात। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं, 24 नंबर प्रश्न। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में हो सकती है। अब यहाँ देखिए बोल रहा है त्वरित स्थिति में हो सकती है, यानी त्वरित स्थिति मतलब इसका क्या होगा? त्वरण बढ़ता जाएगा, तो ये तो गलत है और ये बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, इसको भी अभी छोड़ देते हैं। हो सकता है उसे अधिक बल लगाने, तो अधिक बल लगाना होता है तो काहे लिए वो पीछे खींचता? देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा अगर ए नंबर नहीं दिया होता, क्योंकि बॉल को हम हाथ जब पीछे खींचते हैं तो बॉल क्या होती है? विश्राम स्थिति में आती है। लेकिन अभी ये ऑप्शन नहीं होता, तब हम इसको भी टिक कर सकते थे कि हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता। हो सकता नहीं, यहाँ पे यही एक शब्द भी दे दिया, हो सकता है, इसलिए हो सकता नहीं, होगा ही, उसको कम बल लगाना ही पड़ेगा, इसीलिए वो हाथ को पीछे खींचता है। हमारा उत्तर ए नंबर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे कि आप क्या है कि आपके पास ये वीडियो सेव हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता क्या है, इसको हमें बताना है। तो ये 4-5 दूरी के जो हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, सब इकाई, दूरी की जितनी इकाई थी सब बता दिया था, द्रव्यमान की इकाई, समय की इकाई। तो अगर आप लोग सही से देखे होंगे तो इसका उत्तर आप लोग कर दिए होंगे। अब हम आपको, अगर आप नहीं कर पाए हैं तो फिर भी हम आपको बताते हैं। ये हो जाएगा सी नंबर उत्तर। क्या है कि 9 यहाँ पे शायद सही से लिखाया नहीं था, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। बहुत ध्यान देना, क्या है कि किलोमीटर है, अगर यही मीटर में आता तो 9.46 मीटर हो जाता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 15 मीटर हो जाएगा। देखिए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होगा, और अगर किलोमीटर में रहेगा तो पावर में क्या रहेगा? 12 रहेगा। इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ दिया है 3.26 पारसेक, तो ये उल्टा दिया है। अगर एक पारसेक का मान अभी पूछता, एक पारसेक बराबर क्या होता है? ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो पारसेक का मान है, एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। या ये भी पारसेक का मान ये भी होता है, पारसेक का मान डी नंबर भी होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसके बाद ये जो है दिया है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये क्या है? ये है खगोलीय दूरी की इकाई है, खगोलीय दूरी का माप है। एक खगोलीय दूरी बराबर ये अक्सर कहीं कहीं 1.5 भी सीधे रहता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये जो 1.496 वो इसका एक्चुअल मान है, 1.5 भी मान लेते हैं, नियर अबाउट है, तो इसलिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे।